हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड देयर अब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बड़े होते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल शुगर होता है हमारा, वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो सिंपल ग्लूकोज होता है उसी से उसकी ही आगे फॉर्म होती हैं। जो कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, जैसे स्टार्च और अलग पॉलीसैकेराइड जैसे एक सेलुलोज भी होता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। और जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ और बफेलो होती हैं, उनके स्टमक में और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलेज एंजाइम होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। और ह्यूमंस में जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है वो स्टार्च का होता है। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसी की पॉलीमराइज्ड फॉर्म स्टार्च होती है। और स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अराउंड जो 30% डाइजेशन होता है हमारे स्टार्च का, वो हमारे माउथ और ओरल कैविटी में होता है। हमारे ओरल कैविटी में एक एंजाइम होता है जिसे हम सलेवरी अमाइलेज कहते हैं, जो हमारे जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं उनसे स्क्रीट होता है। सलेवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। और स्टार्च पर ये टाइलिन एक्ट करता है और इसे डाइसैकेराइड्स में बदल देता है, जैसे माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रांस। और ये जो एक्टिविटी होती है इसमें हमारा जो सलाइवा का पीएच होता है वो 6.8 होता है जिस टाइम पे ये सलेवरी अमाइलेज एक्ट करता है और क्लोरीन आयन की प्रेजेंस होती है। आगे जब हमारा फूड होता है जो ओरल कैविटी से ओएसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है तो वहाँ जो पीएच होता है स्टमक का वो 1.8 होता है। और एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक जो हमारा एनवायरनमेंट वहाँ पे हो जाता है, इसलिए स्टार्च का डाइजेशन वहाँ नहीं होता है। और स्टमक में हमारा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम होते हैं। और स्टमक में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सस्पेंड हो जाता है, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। और उसके बाद में, स्टमक के बाद में हमारा फूड ड्यूडेनम में आता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जहां पर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जुड़ी होती है हमारे ड्यूडेनम में, जो कि पेनक्रियाज से स्क्रीशंस लेके आती है। और पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है वो हमारे स्टार्च पर एक्ट करता है। और जो 70% डाइजेशन होता है हमारे स्टार्च का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टार्च और जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस में अमाइलोसिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन्स में कन्वर्ट करता है। और ये सब डाइसैकेराइड होते हैं। और डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज या जिसे हम इन्वर्टेज भी कहते हैं, लैक्टेज और डेक्स्ट्रनेज एंजाइम होते हैं। आइए जो एक एक करके इन डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा माल्टोज। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। जो माल्टोज डाइसैकेराइड होता है हमारा वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसके जो दोनों मोनोसैकेराइड होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, जिनमें बॉन्डिंग होती है अल्फा 1,4 बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज को आइसोमाल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ये भी ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही बना होता है। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं। ये डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है और सुक्रोज को इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके जो मेन 2 इंग्रेडिएंट हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारी कीटोजेनिक शुगर होती है और ग्लूकोज एल्डोजेनिक शुगर होती है। जब इनके दोनों ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप दोनों ज्वाइंट होते हैं तो जो रिड्यूसिंग पार्ट होता है शुगर का वो इसमें यूज हो जाता है और
ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाती हैं। जो माल्टोज आइसोमाल्टोज होती हैं ये रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं और लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बना होता है। नेक्स्ट है हमारा डेक्सट्रिन्स। डेक्सट्रिन्स को डेक्सट्रिनेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली ये माल्टोज आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रिन्स में क्या डिफरेंस होता है, इनमें मेनली ये ग्लूकोज से ही बनी होती हैं बट ये आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरली इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और इनकी बॉन्डिंग में डिफरेंस होता है। अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था, पॉलीसेकेराइड था, उसको हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसका हमारी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली जो इनिशियल पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम और जेजुनम में हो जाता है। और ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन जैसे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का, इनका अब्जॉर्प्शन होता है वो डिफरेंट स्टेप्स में होता है। जैसे ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होता है हमारा वो सोडियम के साथ सिन ट्रांसपोर्ट से होता है और ग्लूकोज को कैपिलरी सेल्स हैं उनमें पेंट्रेट करने के लिए सोडियम की जरूरत होती है। और जो फ्रक्टोज का अब्जॉर्प्शन होता है हमारा वो फैसिलिटेटिव अब्जॉर्प्शन होता है, उसमें सोडियम की जरूरत नहीं होती बट एटीपी जो हमारी एनर्जी करेंसी है उसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट है इसमें हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और कौन कौन से फूड में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन मेनली जो पल्सेस होते हैं हमारी, मेनली जो दालें होती हैं उनमें पाया जाता है। और अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी का स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है। ये जो सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं जैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अल्फा सीट्स स्ट्रक्चर है, वो हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक सिंपल जो प्राइमरी प्रोटीन है। जब दो अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। और एक सिंपल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, जो सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो कार्बन होता है और इसके ऊपर वाली साइड एक ये एल्काइल ग्रुप होता है और हाइड्रोजन और COOH और NH2 ग्रुप होता है। इसको हम N टर्मिनल कंसीडर करते हैं और ये वाला जो C टर्मिनल होता है। डिफरेंट अमाइनो एसिड में R ग्रुप डिफरेंट होता है। कई एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं जिनमें ये एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। और अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो जो प्रोटीएजेज एंजाइम होते हैं ये मेनली हाइड्रोलेज कैटेगरी के एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन प्रोटीन्स का सबसे पहले स्टमक में स्टार्ट होता है। जो हमारा माउथ होता है, ओरल कैविटी में कोई भी प्रोटीएज एंजाइम नहीं होता है तो यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। स्टमक में दो एंजाइम होते हैं जैसे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये दोनों प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। सबसे पहले तो इनको एक्टिव करने के लिए जो एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, पेप्सिनोजन को HCl इनएक्टिव करता है, पेप्सिन उसका बना देता है। और पेप्सिन एक ऑटोकैटालिटिक एंजाइम है। ये फर्दर इस अपनी कैटालाइजेशन अपने आप करता है। उसके बाद में जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन एंजाइम से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और प्रोटीन जो मॉलिक्यूल होते हैं सबसे पहले वो HCl से डीनेचर हो जाते हैं। जो उनका टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो एक्ट करता है और उसके ब्रेकडाउन को फर्दर करता है। डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड बन जाते हैं जो कि बाद में हमारी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की, जो कि पेप्सिन उन पे एक्ट करता है और प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स बनाता है। ये अमीनो एसिड्स की स्मॉलर चेन्स होती हैं
और उसके बाद जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है वो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है और रेनिन में कन्वर्ट होता है। ये जो इन्फेंट्स में होता है उनके जो मिल्क प्रोटीन है उनके डाइजेशन में हेल्प करता है, अडल्ट में ये नहीं पाया जाता है। और ये एक रेनिन जो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है हमारे, और एक रेनिन और होता है RENIN, जो हमारा रास पाथवे होता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। वो रेनिन अलग होता है, उसमें सिंगल N होता है और यहाँ डबल N वाला रेनिन है। जो कैजिन मिल्क प्रोटीन होते हैं इन्फेंट्स में उनको रेनिन पैराकैजिन में कन्वर्ट करता है, और पैराकैजिन कैल्शियम के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, उसके बाद कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाते हैं और पैराकैसिनेट कैल्शियम पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन और प्रोटीएजेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टमक के बाद हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं जो कि फर्दर प्रोटीन के डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं उनको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा एंडोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज वो एंजाइम होते हैं जो अमाइनो एसिड की चेन होती है, जो हमारा प्रोटीन होता है उसके मिडल में जो अटैक करते हैं उन्हें हम एंडोपेप्टिडेज कहते हैं। इसमें है जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और जो एक्सोपेप्टिडेज होते हैं वो जो टर्मिनल एंड वाले अमाइनो एसिड हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड हैं उन्हें ब्रेक करते हैं। और एक्सोपेप्टाइड में हमारे आते हैं एंजाइम काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट एंजाइम होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। इसमें सबसे पहला जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये हमारा एक इंटेस्टाइनल एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। इसको एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है जो कि इसकी एक एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट होता है हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन एंजाइम जो एंटेरोकाइनेज ने कन्वर्ट किया था वो ट्रिप्सिन एंजाइम काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को ट्रिप्सिन एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है। और ये जो तीनों एंजाइम हैं ये हमारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और लास्ट में हमारा जो पेप्टोन्स और प्रोटीज बच जाते हैं उनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय दिस एंजाइम। और डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अमाइनो एसिड का अब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की तरह सोडियम की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, जिन्हें हम लिपिड भी कहते हैं। और हमारा जो फैट का डाइजेशन होता है वो माउथ में नहीं होता क्योंकि माउथ में लाइपेज एंजाइम नहीं होते। लाइपेज एंजाइम की हेल्प से फैट का डाइजेशन होता है। माउथ से हमारा फूड सीधा स्टमक में आता है। स्टमक में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में लाइपेज होते हैं, वहाँ भी सिग्निफिकेंट डाइजेशन फैट का नहीं होता है। और थर्ड जो ड्यूओडेनम होती है वहाँ से फैट का डाइजेशन मेनली स्टार्ट होता है। और फैट का डाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी में जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं लीवर से सिक्रीट होते हैं, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, उनका यूज होता है। सबसे पहले हम फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एमल्सिफाई करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक फैट एक वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड होता है। वाटर इनसोल्यूबल होने के कारण इसके डाइजेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए हम इसे इमल्सिफाई कर लेते हैं, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है और बेटर जो हमारे एंजाइम्स की पेनिट्रेशन हो जाती है। इमल्सिफाइड जो फैट होती है उसके ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करते हैं जो इसे फैटी एसिड और डाइग्लिसरीडाइड में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो फैट मॉलिक्यूल होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। अब जो हमारे एंजाइम हैं वो एक्ट करते हैं और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले फैटी एसिड और डाइग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। जो हमारा ट्राइग्लिसरीडाइड होता है उसमें से एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, जिससे वो डाइग्लिसरीडाइड बन जाता है। और सेकेंड टाइम डाइग्लिसरीडाइड पे पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करते हैं और फैटी एसिड एक और निकाल देते हैं और बाद में डाइग्लिसरीडाइड से मोनोग्लिसरीडाइड बन जाता है। और मोनोग्लिसरीडाइड बाद में फिर
पैनक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिविटी से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फैट होती है, जो लिपिड होती है, वो एक ही प्रकार की नहीं पाई जाती, इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं। जैसे कई बार अल्कोहल की जगह और जो ग्रुप ऐड हो जाते हैं, जिनके कारण फॉस्फोलिपिड्स, जो मोनोग्लिसरॉल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अलग अलग टाइप की फैट हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब जो डाइजेशन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन चुके हैं, सिंपल मॉलिक्यूल बन चुके हैं, इन्हें अब अब्जॉर्प्शन के लिए अलग प्रोसेस की जरूरत होती है। इन्हें अब्जॉर्ब करने के लिए भी मिसेल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो बाइल मिसेल साल्ट होते हैं वो एक एक जो ट्राइगर मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, फ्री फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ ज्वाइंट कर लेते हैं, और ये जो मिक्स्ड मिसेल्स होते हैं, इनको हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजल की जो सेल्स होती हैं वो अलाउ कर देती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं, और अंदर जाने के बाद ये सब सेपरेट हो जाता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में लगा लो या फिर जो लिम्फ होता है हमारा, उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, और फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और ये सब लिपिड्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और इसके बाद इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। और एक पॉइंट और नोट करने वाला यहाँ ये है कि एक बार ये मिक्स्ड जो मिसेल्स होते हैं हमारी सेल के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा से इनकी जो मिसेल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में बनते हैं। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन का, वो है डाइजेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें हम कहते हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, जो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं हमारे, उनमें डीएनएज और आरएनएज एंजाइम होते हैं, जो सेलुलर मटेरियल हम खाते हैं, जो उसका डीएनए को और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं DNASE, ये एंजाइम का नाम है। और अगर हम डीएनए के प्लूरल की बात करते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं DNAS। इन दोनों के डिफरेंस को याद रखना बहुत ही जरूरी है। और आरएनए के लिए RNASE और RNAS, इनके डिफरेंस को याद रखना बहुत ही जरूरी है। और डीएनएज और आरएनएज एंजाइम के एक्शन के बाद जो हमारा बचता है वो न्यूक्लियोसाइड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होते हैं। और जब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड पर एक्ट करते हैं तो हमारा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, और उस पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम एक्ट करते हैं, जो कि शुगर और जो हमारा नाइट्रोजन बेस होता है उसको सेपरेट कर देते हैं, और ऐसे हमारा डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन भी हो जाता है। और हमारा जो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर होता है यही एंड होता है।